Okay, let's start with the lubricants. Again, we will continue the part. See, this was the last slide, right? Mechanism and all the functions. Let's start with this. Uh, Out of these three, by physical state, we have gone through this, okay? Classification, solid, liquid, and semi-solid, right? Out of these, we will go liquid and semi-solid later on. First, let's start with the solid lubricants. See, solid lubricants, we the book in book it is given, but it is not given in this way. This is the way how you can easily remember, right? Generally, solid lubricants, they are asking the differentiation between the graphite and molybdenum disulfide. There are a number of other solid lubricants are we are using, but in this case, in general, graphite and molybdenum disulfide, that is MOS2. These two are the major, you know, uh, solid lubricants. उसका डिफरेंशिएशन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यही चीज आप उसकी छोटी सी 2-3 मार्क की नोट में भी लिख सकते हो, राइट? सो दैट्स वाई हमने इसको ऐसे कंपाइल किया है कि बहुत इजीली याद रह जाए। बुक में क्या है कि पूरा पेज भर के या क्या बोलते हैं इसको पैराग्राफ राइटिंग किया हुआ है पूरा, राइट? सो बुक में पैराग्राफ राइटिंग जो है उसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? फाइन। ग्रेफाइट इज अ, तो डिफरेंशिएशन अगर याद रहेगा तो आपको आराम से पूरा करेंगे। सो ग्रेफाइट एंड molybdenum disulfide, basically graphite is a planar structure we have learned in 10 plus 2, right? Because it is a planar structure, hexagonal benzene type इसका स्ट्रक्चर रहता है। एंड MOS2, that is a molybdenum disulfide, is a sandwich structure। क्या होता है molybdenum आपका, जस्ट मिनट, सिंपल सा है ये स्ट्रक्चर। इसमें ये होता है कि जैसे आपका मॉलिब्डेनम और ऊपर एस, नीचे एस। सिमिलरली यहाँ पर एक मॉलिब्डेनम, ऊपर एस और नीचे एस, इस तरह से कनेक्टेड होता है ये पूरा। सो इट इज अ सैंडविच स्ट्रक्चर, राइट? एंड वी नो दैट molybdenum disulfide is a you know नेटवर्क स्ट्रक्चर। दोनों नेटवर्क स्ट्रक्चर ही है, बट एक में प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक में सैंडविच स्ट्रक्चर है, ठीक है? Okay, distance between two layers, because it is a planar, graphite is a planar. We know that it is 3.4 angstrom, and here the distance between two layers of molybdenum, it is 6.26 angstroms, right? As we know that graphite has almost similar properties like benzene. बेंजीन का भी बॉन्ड लेंथ देखो 1.42 के आसपास होता है, राइट? बेसिकली 1.54 एंड 1.34 समथिंग के बीच में रहता है, बट उसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच बीच में आना चाहिए, तो जनरली 1.39 1.4 जैसा रहता है। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेम, बेंजीन के जैसा ही होता है इसमें भी। मॉलिब्डेनम बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 3.08 होता है, और एसएस बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 3.15 एंगस्ट्रॉम्स होता है। बहुत सिंपल से, इसमें कोई इतना ज्यादा ये क्या बोलते हैं, देयर आर नो मच मोर कंसेप्ट्स। ये जस्ट एक पॉइंट से याद रखना है। यस, दिस इज द मेन पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर, बिकॉज ये जो है आपको एग्जाम में एज ए 1 मार्कर क्वेश्चन, fill in the blank MCQ type of question में पूछा जाता है। What is the temperature range of graphite? तो ग्रेफाइट की टेम्परेचर रेंज है 375 डिग्री, while molybdenum disulfide की 400 डिग्री सेल्सियस की है। Obviously molybdenum disulfide is better, it is much more smoother or you know very softer than the graphite. But graphite generally we are using as aquadeg and ऑयल डैग। वी हैव डिस्कस दिस, याद है आपको एक्वाडैग और ऑयल डैग? हमने ये यस डिस्कस सर। किया था। इट्स नथिंग बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड, एक छोटा सा पेस्ट जैसा बनाते हैं हम, थोड़ा सा पानी और
ग्रेफाइट लेके, या तो ऑयल और ग्रेफाइट लेके. इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन ऑयल देन इट इज ऑयल डेक, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग इज एक्वा देन इट इज कॉल्ड एक्वा डेक, राइट. सो एक ग्रीस टाइप ऑफ मटेरियल बनाते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशंस में हम लोग उसको यूज करते हैं, राइट. इट इज अगेन थोड़ा सा चीप भी पड़ जाता है, तो हो जाता है. मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड बेसिकली वो बहुत महंगा आता है, राइट. मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड बहुत महंगा आता है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैनॉट यूज इट अलोन नीट, राइट. So generally we are using it in a mixture of 70% MOF2, 7% graphite and around 23% silicates. कुछ सिलिकेट, सॉफ्ट सिलिकेट्स होते हैं, उसके मिक्सचर में हम यूज करते हैं. दिस इज द डिफरेंस ऑफ एप्लीकेशन. जनरली एप्लीकेशन कहाँ होती है, तो रेलवे ट्रैक्स में ग्रेफाइट यूज होता है. प्रिंटर रोलर्स, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थिंग मैं बताता हूँ. एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं एग्जाम में, कभी अगर आप स्कैन करोगे ना पेपर, तो आपको पूछा जाया गया होगा कि कब हम सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं. कोई आंसर कर सकता है इसका? कोई आंसर कर सकता है? इन विच सिचुएशन, विच कंडीशन वी कैन यूज द सॉलिड लुब्रिकेंट्स? कोई? टेम्परेचर ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा हो. टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ठीक है. और कोई? एनीथिंग एल्स? Sir, when we want the lubricant to stay where it is and not flow down or यस, ओके. चलो मैं इसका बहुत सिंपल सा आंसर बताता हूँ, आप लोगों को हंसी आएगी. मैंने एक बुक में पढ़ा था ये. वैसे मैं उसको एलोबरेट करके भी बता दूंगा. सिंपल सा आंसर इसका ये है कि वेर एवर वी कैन नॉट यूज सेमी सॉलिड एंड लिक्विड लुब्रिकेंट. समझ में आया? मैंने क्या पूछा था? इन विच सिचुएशन वी कैन यूज सॉलिड लुब्रिकेंट. सो वेरी सिंपल, वेर एवर वी कैन नॉट यूज लिक्विड एंड सेमी सॉलिड. अच्छा, अब इतना आंसर लिखोगे तो मार्क पूरा नहीं मिलेगा, याद रखना. मार्क आपको कब मिलेगा? यस, जब आपका ऐसा लुब्रिकेंट है, मतलब एप्लीकेशन है, जहां पर जैसे आपने बताया कि ऑयल अगर मैं डालूंगा फ्लो हो जाएगा, राइट. या तो मैं सेमी सॉलिड भी डालूंगा, वहां टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो वी नो दैट ग्रीस अल्टीमेटली इट इज ऑयली कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड, तो गर्म हो जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा. सो इन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन हम सॉलिड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा भी है, प्रिंटर रोलर्स. आप लोगों ने कभी प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या तो जेरोक्स मशीन देखी होगी, राइट. जब जेरोक्स प्रिंटर, जेरोक्स मशीन, या तो वो प्रिंटर में से कागज बाहर आता है, तो आपको पता है कागज बहुत गर्म होता है. एनी टाइम हैव यू एवर नोटिस दिस? यस सर. yes sir. अच्छा, यस. Yes, sir. तो यस सर. जब अगर अगर आपके पास इफ यू हैव प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एट योर होम, कभी आप करना 5-10 पेपर की प्रिंट निकालना, और उसको फिर खोल के अंदर एक छोटे छोटे रोलर्स होते हैं, रबर रोलर्स होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर बियर करने वाले. अगर वो रोलर को आप टच करोगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं वो रोलर, राइट. और उसमें से होके आपका पेपर आता है, प्लस लेजर से वो प्रिंटिंग होती है, राइट. अब सोचो कि मैं प्रिंटर के अंदर ये सारे अंदर के जो छोटे छोटे पार्ट्स है, वेयर ल्यूब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड, राइट. से फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कार्ट्रिज में भी रोलर्स आते हैं, कार्ट्रिज के भी रोलर्स होते हैं अंदर, राइट. अभी सोचो कि कार्ट्रिज के रोलर में मैं ऑयलिंग करूंगा तो क्या होगा, सोचा है कभी? या मैं ग्रीसिंग करूंगा तो क्या होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर वो ग्रीस या ऑयल लीक हो गया, पूरे पेपर की बैंड बच जाएगी आपकी, पूरा अंदर जो पेपर का स्लॉट रखा हुआ है पूरा खराब हो जाएगा. नेक्स्ट इज पूरा प्रिंटर ऑयली ऑयली हो जाएगा. अब ऐसी कंडीशन में मैं प्रिंटर में मैं लिक्विड या ग्रीस यूज नहीं कर सकता, राइट. दूसरी बात कि तो फिर क्या किया जाए? देयर यू कैन यूज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट प्रिंटर यूज कर सकते हो. अगर आपने प्रिंटर की कार्ट्रिज देखी हो, राइट, तो प्रिंटर की कार्ट्रिज में
कभी कभी वो लीकेज हो जाता है लेजर प्रिंटर में, तो उसमें से कार्बन का पाउडर बाहर आ जाता है, कभी देखा होगा तो। जेरोक्स मशीन, यस सर, देखा है। यस सर। हाँ सर, वो प्रिंट ब्लैक हो जाती है। yes, that can be managed by blowing air. एयर ब्लो करो, पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन ऑयल अगर गया ना तो पूरा आपका इन पार्ट्स खराब कर देगा। ठीक, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा एक एप्लीकेशन हमने लास्ट टाइम देखा था कि रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो ओपन सिस्टम होती है। इट्स एन ओपन सिस्टम, मीन्स वो 24 घंटे खुला रहता है, राइट। धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वहां पर भी ऐसे ऑयली। सेकेंडली, उसके ऊपर से जा क्या रहा है, हैवी लोडेड ट्रेन जा रही है, तो वहां पर भी जो दो ट्रैक्स को जोड़ा जाता है उसमें पूरा ऐसे टाइप के सॉलिड लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट्स और वो सब भरते हैं जो कि स्टेबल रह सकते हैं। उसके ऊपर गर्मी, ठंडी, बारिश का कोई इफेक्ट नहीं होता है, राइट। सो रेलवे ट्रैक्स, प्रिंटर रोलर्स, इंटरनल कंबस्शन इंजीन्स। मैकेनिकल वालों को तो आगे बढ़ना आएगा भाई। आईसीई, आइस बोलते हैं जिसको, इंटरनल कंबस्शन इंजीन्स, जो आपके व्हीकल्स में होगा। वहां पर भी काफी जगह पर जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर जाता है या जहाँ पर हमको ऑयल टच नहीं करना है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। कास्ट आयरन बेयरिंग्स, हेवी चेन्स, एयर compressors, these are the applications of solid lubricant graphite, right? On the other hand, nuclear reactor, low pressure and extreme temperature एप्लीकेशन, मतलब कि लो प्रेशर हैवी लोड, जनरली एक्सट्रीम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस आती है। स्पेस व्हीकल्स, वहां पर भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सारी जगह पर मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड यूज होता है। ऑब्वियसली स्पेस व्हीकल्स में तो चीजें बहुत ही अच्छी यूज करनी ही पड़ेगी, कॉस्टली हो तो क्या हुआ, इट्स ओके, इवन कॉस्टली थिंग्स यू हैव टू यूज। ओके, क्लियर। तो ये ग्रेफाइट और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड एकदम समझ में आ गया। ये आपको एज ए डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, या तो छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इसका टेम्परेचर क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। इस जैसे मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड इज यूज्ड इन विच फॉर्म, कैसे यूज किया जाता है। तो मॉलिब्डेनम सल्फाइड सिंगल यूज नहीं होता है, वो उसको हमेशा यू नो कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है ये। Clear? Okay, let's go for the next point. Properties of lubricants. Properties of lubricants में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जिसमें है विस्कोसिटी इंडेक्स, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, एनिलिन पॉइंट। एनिलिन पॉइंट हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया है, मेरे साथ जितनी बैचेस है, आई थिंक EL1 इज विथ मी, GL1 इज विथ मी, FL1 विथ मी। सो हम लोगों ने सबने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया है। आई थिंक EL1 का बाकी है, राइट। EL1 का ये वीक में हो जाएगा, डोंट वरी, EL1 का हो जाएगा। तो इसमें से मैं आपको एनिलिन पॉइंट और एक है पेनिट्रेशन इंडेक्स, जो कि सेमी सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो है, राइट। ये मैं कराऊंगा नहीं यहाँ पर लेक्चर में, क्योंकि वो आपको आपकी फैकल्टीज प्रैक्टिकल्स में करवाएंगे। ओके ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी, वैसे ऑर्डर इज ओके फाइन, बट सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा ऑयलीनेस होती है। ऑयलीनेस का मतलब क्या होता है बताओ, चलो कोई बता सकता है मुझे ऑयलीनेस का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? ये आपकी लुब्रिकेंट की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑयलीनेस। ग्रीसीनेस, ओके, चलो So ठीक है, very मैं low viscosity and विस्कोसिटी बाद में देखते हैं, पहले हम ऑयलीनेस को पकड़ते हैं। देखो, ऑयलीनेस इज द कैपेसिटी ऑफ एनी लुब्रिकेंट। ऑयलीनेस इज द कैपेसिटी ऑफ एनी लुब्रिकेंट टू स्टिक विद द सरफेस। एकदम इजी वर्ड में मैंने बताया, बुक में भी दिया है, बट
मैं बहुत इजी वर्ड में बताया कि मेरे एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे मेरे ल्यूब्रिकेंट में मेरे सरफेस को चिपक के रहने की कैपेसिटी कितनी है, और जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी है, राइट। ऑयलीनेस जो है, फॉर अ गुड ल्यूब्रिकेंट इट शुड बी हाई। ऑयलीनेस फॉर अ गुड ल्यूब्रिकेंट इट शुड बी हाई, क्योंकि आपका जो सरफेस को चिपक के नहीं रहेगा तो वो ल्यूब्रिकेंट अच्छे से काम नहीं करेगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। देखो, एग्जांपल ले लेके चीजों को समझोगे तो बहुत इजीली याद रहेगा कि एक 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 सर्फ मतलब नीचे एक फर्श है, नीचे एक आपका सरफेस है, टाइल्स वाला फ्लोर है आपका, राइट। आपने एक आधे पार्ट में पानी डाल दिया है, राइट, और आधे पार्ट में आपने ऑयल डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है, करेक्ट। अब आप चल के, दो बच्चे चल के आ रहे हैं, एक बच्चा ऑयल पे जा रहा है और एक बच्चा पानी पे जा रहा है, राइट। हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट वाटर इज ऑल्सो वेरी गुड ल्यूब्रिकेंट, रिमेंबर वाटर भी आपका एक अच्छा सा ल्यूब्रिकेंट है। इट इज पॉसिबल क्वाइट दैट the person who is walking on that surface covering with water, he will be safe, और वो आराम से वो छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा पोर्शन है, वो पार कर लेगा धीरे धीरे चल के। लेकिन पक्की बात है कि ऑयल पे जो चलने वाला है ना, वो फिसलने वाला है। क्यों? रीजन इज सेम, बिकॉज दैट ऑयल हैज फार बेटर capacity, tendency, or capability to stick with that surface। बहुत बढ़िया उसकी कैपेसिटी है। पानी में क्या है कि अगर आप देखो, अगर आपके जूतों में सोल लगी हुई है अच्छी वाली, राइट, जो कि एंटी स्किड सोल्स वाले जूते भी आते हैं, तो पानी में बच भी सकते हो, लेकिन ऑयल में फिर भी नहीं बचोगे, बिकॉज ऑयल में इतना अच्छे से ल्यूब्रिकेशन हो जाता है कि टाइल्स के साथ आपका सोल जो है, टाइल्स के साथ आपका सोल जो है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जो हमने फर्स्ट स्लाइड दिखी थी, याद है, ये वाली, ये जो फिल्म बनी हुई है आपकी, वो फिल्म में नीचे टच नहीं कर पाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट, कितना भी अच्छा जूता पहना है, लेकिन कितना भी अच्छा जूता पहना है, लेकिन आप बच नहीं पाओगे, आप गिरोगे ही, राइट। इट्स नॉट दैट कि ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हो सकता है, या मे बी मोस्ट प्रोबेबली ऑयली कंपाउंड होते हैं, क्योंकि ऑयल जनरली हाइड्रोकार्बन ऑयल हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है, या यू आर राइट, करेक्ट। राइट। सो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। ऑयलीनेस, अच्छा, इसका मैं पूरी जितनी प्रॉपर्टीज है उसका एक समराइज्ड पेज भी दूंगा आपको, मतलब वो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में। तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज का क्या होना चाहिए और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी चीजें एक ही में, मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है, वैसे आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, लेकिन एक बोलते हैं ना LMR, लास्ट मिनट रिवीजन करना है ना, वन पेज में सारी चीजें हैं, राइट। इट इज अपलोडेड ऑन योर ब्लॉग, यू कैन डाउनलोड, बट मैं यहाँ पर लास्ट में दिखाऊंगा वो चीज, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो ऑयलीनेस वेरी क्लियर। एनिलिन पॉइंट हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे। अब सबसे लंबा जो इसमें आपका है ना, जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, वो है आपका विस्कोसिटी, सबसे ज्यादा टाइम उसमें जाएगा। लेकिन बिफोर वी गो फॉर द विस्कोसिटी, अगेन हम लोग करेंगे कार्बन रेसिड्यू। कार्बन रेसिड्यू जो है आपका, वो भी क्या होना चाहिए, फॉर अ गुड ल्यूब्रिकेंट इट शुड बी लो। मतलब क्या, आपका कोई भी ऑयल ले रहे हो, ग्रीस ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, इसमें आप जब जलाओ, इट इज सिमिलर टू द एश कंटेंट, एश कंटेंट,
राइट, सेम वे एश कंटेंट जैसे हम करते हैं 750 डिग्री सेल्सियस पे, उसको मिनिमम हाफ एन आवर यू हैव टू बर्न दैट। प्लीज स्विच ऑफ द माइक्रोफोन, मेरा इको आ रहा है आप लोगों में से, किसका बंद चालू है प्लीज। साहिल, साहिल मैनपरा, सर मैं ठीक है, लेकिन बंद नहीं हो रहा। हेलो, सर मैं बंद कर रहा हूँ लेकिन वो यू कैन डू वन थिंग, एक बार आउट करके बाहर निकल के आ जाओ अंदर। ओके, सो कार्बन रेसिड्यू भी आप जितना आपका ज्यादा बचेगा उतना आपका लुब्रिकेंट खराब करेगा, आपका इंजन खराब होगा, क्योंकि कार्बन रेसिड्यू क्या होगा, इंटरनल इंजन में जम जाएगा और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। अच्छा, दोज हु आर हैविंग अदर फैकल्टीज लैब, उनके लिए भी मैंने ये दोनों प्रैक्टिकल्स एनिलीन पॉइंट एंड पेनिट्रेशन इंडेक्स अपलोड कर दिए हैं। तो अगर जब आपका फैकल्टी पढ़ाता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है आपको, तो मेरे प्रैक्टिकल्स आप जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एकदम इजीली मैंने समझाया हुआ है पूरा प्रैक्टिकल। तो कार्बन रेसिड्यू शुड बी लो फॉर, इट शुड बी नील एक्चुअली। तो मैंने अगर सोचो कि 50 ml हाइड्रोकार्बन ऑयल लिया है, उसको मैं 750 डिग्री पे जला दूंगा, क्या बचने वाला, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसमें अगर कुछ बच रहा है, दैट मीन्स क्या, आपके ऑयल में भी कुछ ब्लेंडिंग किया गया है, आपके ऑयल में भी कुछ एडल्ट्रेशन किया गया है, सो इट इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी ऑयल, राइट। ओके, सो ऑयलीनेस। Sir, but how does that matter? क्योंकि हम we are not going to burn that lubricant as such. देखो, ऐसा है कि ऑयल आपका कितना भी आप करो, आप कितना भी करो, इंटरनल इंजन में जब सर्कुलेट होता है, वेयर एवर द टेम्परेचर इज वेरी हाई, राइट, वहां पर कुछ ना कुछ बर्न होगा ही होगा और उसमें कार्बन रेसिड्यू बनते ही हैं। सेकेंडली उसमें एनिलीन, मतलब एनिलीन पॉइंट आप जब करोगे तब पता चलेगा। सेकेंडली अगर उसमें आपका एरोमेटिक कंटेंट अंदर मिक्स किया हुआ है, दैट इज विच इज रियली नॉट डिजायर्ड, राइट, तो भी आपका कार्बन रेसिड्यू बन सकता है, राइट। वो जब आप प्रैक्टिकल एनिलीन पॉइंट का करोगे तो आपको ये पूरा बताया जाएगा, अगर आपने किया है तो आपको पता ही होगा, राइट। अभी तक सो नहीं करा है sir. हाँ, हो जाएगा, ये वीक में हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। सो कार्बन रेसिड्यू जमने नहीं चाहिए। मकसद ये है कि हमारा कंबशन पूरा हो जाना चाहिए। ये हमने फ्यूल में भी पढ़ा था, याद है तो, कि अगर मेरा कंबशन पूरा हो रहा है तभी तो मुझे 100% कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी ना, राइट, तभी तो मुझे मिलेगी। अगर कार्बन बन गया, कार्बन जम गया, उसका कंबशन नहीं हुआ, मेरी कैलोरीफिक वैल्यू गलत आएगी, राइट, दैट्स द थिंग, क्लियर। हाँ, अब हम जा रहे हैं सबसे लंबी प्रॉपर्टी के लिए, वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है वो आपको, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है फिजिक्स में, Sir, विस्कोसिटी। यस, sir, can you please repeat that definition of oiliness? oiliness is just simply, it's a capacity of any lubricant to stick with that surface, right, जितना वो अच्छे Okay, sir. Thank सरफेस you. के साथ चिपक के रहेगा उतना अच्छा ऑयलीनेस बोल सकते हैं हम लोग, राइट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों को, कुछ बच्चों की स्किन जो होती है ड्राई होती है और कुछ बच्चों की स्किन ऑयली होती है। जिन बच्चों की या जिन लोगों की स्किन ऑयलीनेस होती है, ऑयली होती है, उनको ज्यादा ये सब कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इन विंटर स्पेशली, राइट, जब ड्राई हो जाती है। लेकिन दोज हु आर हैविंग ड्राई स्किन, उनको ये सब लगाना पड़ता है, मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, वैसलीन लगाना पड़ता है, क्यों, टू मेक योर स्किन ऑयली, दैट इज द रीजन, क्लियर। क्योंकि वो आपकी स्किन ऐसी है जिसके ऊपर ऑयल ज्यादा चिपकता नहीं है, राइट, दैट इज ओके, फाइन, इट्स अ ह्यूमन बॉडी, अलग अलग हो सकती है।
Okay, now the most important property is the viscosity and viscosity index. Remember, viscosity is a different thing and viscosity index is a different thing. So simply अगर हम बोलते हैं कि विस्कोसिटी है क्या, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज विस्कोसिटी, ये बाद में देखते हैं. इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन between two layers. Out of that, one layer is flowing, right? So viscosity is a property of liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its different layer is known as a viscosity or internal friction. ये आप लोगों ने 11th 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा है, राइट? बेसिकली अगर हम कोई एक कॉमन मैन, ले मैन की लैंग्वेज में बात करते हैं, देन इट इज नोन एज अ थिकनेस ऑफ फ्लूइड. समझ में आ रहा है? कोई थिक फ्लूइड होता है तो उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है. इन द लेमेन्स लैंग्वेज it is termed as thickness of fluid. It is termed as thickness of fluid. So basically दो लेयर के बीच में internal friction होता है. Out of that, one layer is flowing layer and another layer is a steady layer. So in that case, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ. अगर एक स्लोप है मेरे पास, ऐसा एक स्लोप है, मैंने यहाँ पर एक स्लोप रखा हुआ है, यहाँ पर एक मैं वाटर का ड्रॉप रख रहा हूँ और उसके साथ में एक दूसरे स्लोप पे सेम सिमिलर टाइप ऑफ स्लोप, एंगल सब कुछ है. यहाँ मैं ऑयल का ड्रॉप रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वाटर का ड्रॉप रख रहा हूँ. टेल मी विच ड्रॉप विल कम डाउन रैपिडली. जल्दी कौन Oil. सा? ऑयल जल्दी आएगा, Water. वाटर आएगा ना जल्दी बेटा, बिकॉज ऑयल इज अ थिक कंपाउंड. तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसका इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो वो धीरे धीरे आएगा. आएगा जरूर लेकिन धीरे धीरे आएगा. वाटर बहुत रैपिडली आएगा. वाटर विल कम वेरी रैपिडली. व्हाई? बिकॉज इट हैज वेरी वेरी लेस विस्कोसिटी, राइट? ओके. अभी तक आपने विस्कोसिटी सुना था, लेकिन टाइप ऑफ विस्कोसिटी शायद नहीं सुना था. देयर आर टू टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी. One is a kinematic viscosity, another is a absolute viscosity. Kinematic viscosity and absolute viscosity, right? तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखते हैं, मतलब इसको समझते हैं. सी बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है. सी इफ आई एम टेकिंग a hollow pipe, if I am taking a hollow pipe, एक छोटा सा मैंने पाइप ले लिया. इट इज अ होलो पाइप. होलो पाइप का मतलब होता है बेटा, गुजराती में उसका मतलब क्या होता है? पोलो नळाकार. Polo. पोलो नळाकार, राइट? मतलब खाली, होलो पाइप. नाउ आई एम टेकिंग वन ड्रॉप हियर ऑयल और वाटर, वॉट एवर इट इज. एक छोटा सा मैंने कोई लिक्विड ले लिया, ल्यूब्रिकेंट ले लिया, चलिए. नाउ आई एम ट्राइंग टू, I'm waiting here on the other side कि ये ड्रॉप कब आएगा यहाँ पर. ये ड्रॉप कितनी देर में वहां आएगा, बता सकता है कोई? कोई बता सकता है मुझे? ये ड्रॉप फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड कितनी देर में आएगा? इसका लेंथ आपका Sir, it will 1 not है. come. नॉट कम. Sir, it should be given some force or angle. एग्जैक्टली आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस ओनली. इसका एक लेंथ है, इसका जो एरिया है ऑयल ड्रॉप का, एरिया भी यूनिट है, इसका लेंथ यूनिट है, राइट? एरिया भी आपका यूनिट है और लेंथ भी यूनिट है आपका, राइट? तो जब आप यहाँ पर ये ड्रॉप रखोगे तो वो अपने आप कभी भी नहीं आएगा, अपने आप कभी भी नहीं आएगा. तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके ऊपर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो यहां से यहां हटेगा. यस, once you will apply the force, then it will move towards this direction, right? That is your dynamic viscosity.
इसका जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है उसका दूसरा नाम भी है, और इट इज ऑल्सो नोन एज ए डायनेमिक विस्कोसिटी। इसका दूसरा नाम भी है, राइट। सो दैट इज द फोर्स। ये आप प्रैक्टिकल में भी पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में थोड़ा टाइम बच जाए आपका, राइट, ये आपको समझ में आ जाए। प्रैक्टिकल में तो बताएंगे ही। तो व्हेन द टेंजेंशियल फोर्स का मतलब होता है स्पर्शक बल। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब होता है स्पर्शक बल, राइट। व्हेन द टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड टू अस टू दिस, ये जो एरिया कवर कर रहा है ये ड्रॉप, वो एक यूनिट एरिया कवर कर रहा है आपका, एक यूनिट एरिया कवर कर रहा है, राइट। और उसको एक यूनिट डिस्टेंस पे जाना है इन अ यूनिट टाइम, राइट। गुजराती में मैं बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ। એકમ સમયમાં એકમ ક્ષેત્રફળ વાળું કોઈ સરફેસ અથવા તો સપાટી એને એકમ અંતર સુધી લઈ જવા માટે લગાવવું પડતું સ્પર્શક બળ, that is known as, dynamic viscosity. This is dynamic viscosity. अब मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ। Tangential force required to displace, to move unit area, definitely area of your oil, to a unit distance in a unit time, that is known as your dynamic viscosity. समझ में आ गया? एकदम क्लियर समझ में आ गया। ये एक यूनिट एरिया को आपको यूनिट डिस्टेंस पे हटाना है, मतलब डिस्प्लेस करना है, मूव करना है एट यूनिट लेंथ इन अ यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज ए डायनेमिक विस्कोसिटी। क्योंकि अब मैं आता हूं उसके ऊपर विस्कोसिटी का एक्चुअल, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने यहाँ से बोल देना सर। वो भैया आपके मैनुअल में दिया हुआ है बेटा, चिंता मत करो, राइट। इट इज जस्ट टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू move a unit area, definitely of your oil, to unit distance in a unit time, that is your dynamic viscosity, right। मतलब अब सोचो कि मेरा अगर ये ऑयल ड्रॉप है, उसकी जगह मैं वाटर ड्रॉप रख दूंगा तो मेरा फोर्स कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। और ऑयल की जगह मैं हनी ड्रॉप रख दूंगा, हनी बहुत थिक होता है, आपको पता है, मध के भाई जिसको शहद बोलते हैं, राइट। हनी ड्रॉप रखूंगा तो मेरा फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। अगर मैं पेट्रोल रखूंगा तो उसका फोर्स पानी से भी कम हो जाएगा। व्हाई दिस डिफरेंसेस इन फोर्स? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। क्योंकि आपको फोर्स अलग अलग लगाना पड़ रहा है, अलग अलग लिक्विड्स के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो विस्कोसिटी है वो अलग अलग आ सकती है। अल्टीमेटली विस्कोसिटी क्या है? फोर्स है आपका, राइट। सिंपल सी बात है। सो दैट इज अ थिंग। अच्छा, अब इसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। Sir, और यस sir, what does in the definition the unit time plays the role? It can be just length and force. Why we have placed time as well? टाइम एक्चुअली हमको इतने ही टाइम में ये करना है। बेसिकली हम बोलते हैं ना, कोई भी डेफिनेशन को इजी बनाने के लिए नहीं बोलते हैं। जैसे एक हम वेलोसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? डी बाई टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, राइट, ऑफ यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है? बेसिकली वही चीज बता रहे हैं कि इजी बनाने के लिए हम डेफिनेशन को करते हैं कि भाई अगर मेरा 1 घंटे में 25 किलोमीटर कटा तो मेरी एवरेज क्या, मतलब सॉरी मेरी स्पीड क्या हुई? बोला क्या? तो डी बाई टी कर दो। डी कितना? 25, टी कितना? 1 आवर, तो आपका एवरेज सॉरी दिस स्पीड इज 1 आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। यही चीज है कि आपको एक यूनिट एरिया को, एक यूनिट लेंथ, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ को
आपको हटाना है, और वो भी इतने ही टाइम में, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, वॉट एवर इट इज, बट उसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए उसको लिया गया है, ठीक है। सो अब ये डायनेमिक विस्कोसिटी हो गई। नाउ लेट्स गो फॉर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब सेम मैं केस ले रहा हूं, आई एम टेकिंग द सेम सिलेंडर, राइट, एक होलो पाइप। अब मैं यहां पर ड्रॉप रख रहा हूं, कंडीशन सारी सेम है, कंडीशन सारी सेम है। ये आपका जो लेंथ है वो 1 है, राइट, इसका जो एरिया है वो 1 है, क्लियर। टाइम भी हम यूनिट बता रहे हैं। अब बताइए मुझे कि इसके ऊपर मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। 9.8. मैंने 9.8, 0 force. सबसे पहले तो मुझे फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स विल पुल इट टू डाउनवर्ड, राइट। मुझे यहाँ फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने आप नीचे आ जाएगा। हाँ, कंसेप्ट सेम रहेगा यहाँ पर भी, कंसेप्ट सेम रहेगा यहाँ पर भी। पानी का ड्रॉप जल्दी आएगा, ऑयल का ड्रॉप धीरे धीरे आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, विस्कोसिटी की वजह से ये आपका फोर्स सेम ही रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा। ऑयल ड्रॉप धीरे धीरे आएगा आराम से, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, एंड योर वाटर ड्रॉप और पेट्रोल ड्रॉप विल कम फास्ट। दिस इज नोन एज व्हाट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो आप प्रैक्टिकल में करोगे, राइट, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल करोगे आप, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल करोगे। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल जब आप करोगे, उसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो आएगी आपकी, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बन जाएगा। इट इज व्हाट, absolute viscosity is equal to kinematic viscosity into density। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल में आपको और समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, राइट। ये प्रैक्टिकल में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ पर आपको थ्योरी पार्ट है, प्रैक्टिकल में आप यही चीज को प्रैक्टिकली देखोगे, करोगे और कैलकुलेट भी करोगे, ठीक है। तो उसका पूरा वहां पर फंडामेंटल समझ में एकदम क्लियर हो जाएगा। बट एटलीस्ट यू शुड नो कि भाई हाँ, विस्कोसिटी के भी टाइप होते हैं, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक विस्कोसिटी, क्लियर। सो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, बिकॉज यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है, ये जो ओके हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये वर्टिकल पार्ट है, तो मुझे कोई डिफरेंसेस बता सकता है एब्सोल्यूट और डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। डायनेमिक बोलो, एब्सोल्यूट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फोर्स बताता का हूँ। ही डिफरेंस है। यस, पहली बात, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल मोशन, व्हाइल काइनेमेटिक, राइट, चलो मैं यहाँ पर एक लिख ही देता हूँ। सी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, absolute viscosity and kinematic viscosity। तो एक, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ रिलेटेड है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल मोशन, और ये वर्टिकल मोशन के साथ रिलेटेड है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से। सेकेंडली, अगर आप देखोगे इसमें, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है, समझ में आ रहा है, जबकि ये स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाता है। दिस इज
non-spontaneous. This is spontaneous क्योंकि ये अपने आप हो जाता है spontaneous, right? समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसमें आपको खुद ही हो जाता है, राइट? और कोई पॉइंट बचेगा इसमें, कोई बता सकता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी में और कोई? Sir, Force required in and not absolute required. थोड़ा सा क्लियर बोलो। सर उसमें सर हेलो, Hello, आपकी sir. आवाज कट रही बेटा। Hello, sir. Sir, in absolute viscosity, we have to apply force from our side, but in kinematic, it gets Yes, applied, yeah, that is spontaneous, but ठीक है, has to apply force। यहाँ पर it is on its own or gravitational force is there, correct? ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अब हम जाते हैं विस्कोसिटी के साथ टेम्परेचर का एक रिलेशन है। ये हमको पता है, सबको भी पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि पतली सर आप एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे? या ठीक है। सर तो फिर डायनामिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी में फिर डिफरेंस क्या बचता है? क्यों डिफरेंस तो बचेगा ही। तो क्योंकि आपने डायनामिक के अंदर भी जो ड्रॉप थी वो स्टेशनरी थी, एंड हाँ स्टेशनरी थी, लेकिन उसके ऊपर जब तक हमने फोर्स नहीं लगाया तब तक वो मूव नहीं हुआ, और वो फोर्स डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट था। समझ में आ रहा है? और हाँ। वो नॉन स्पॉन्टेनियस था। सबसे पहली बात तो आप 50 दिन रखो, 50 साल रखो, हिलेगा नहीं वहां से, जबकि काइनेमेटिक इज अ वर्टिकल मोशन, राइट? नहीं सर, आई एम आस्किंग अबाउट डायनामिक एंड एब्सोल्यूट। नहीं, डायनेमिक और एब्सोल्यूट जो है वो उनके दो नाम है, ओके, समझ लो। राइट, वो दो गॉट इट। see absolute can be also termed as dynamic, don't be confused. Dynamic and absolute, they are the name of the same thing, and another is a kinematic, right? यहाँ भी मैं एक काम करता हूँ, ये भी कर देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ करोगे। डायनेमिक भी बोल सकते हैं, डायनेमिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, राइट? दोनों एक ही है। काइनेमेटिक इज अ डिफरेंट थिंग, क्लियर? फाइन। विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर रिलेशन की बात करते हैं, तो वी नो दैट विस्कोसिटी हमेशा टेम्परेचर के साथ कम होगी, क्योंकि आपकी टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कम हो जाएगी। वी नो दैट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी दे विल गो proportionally. If your viscosity is increased, your density is increased, and if it decreases, your density will decrease. So viscosity of oil or liquids decreases with the temperature. Consequently, the lubricating oil becomes thinner, पतला होता जाएगा ना, गर्म होता होगा तो। हमने देखा हुआ है कि कोई भी चीज गर्म होती है तो पतली होती है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होती है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। सो हिंज विस्कोसिटी हमेशा याद रखो, ये इसका सिग्निफिकेंस में आएगा, ऑफ अ गुड ल्यूब्रिकेंट शुड नॉट चेंज मच मोर विद द चेंज इन टेम्परेचर। देखो एक चीज याद रखो, फॉर अ गुड ल्यूब्रिकेंट विस्कोसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। मैं अभी विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं विस्कोसिटी इंडेक्स की बात करूंगा। विस्कोसिटी शुड बी मॉडरेट, ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लो नहीं होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर बहुत ज्यादा हाई हुई तो विस्कोसिटी बहुत होने की वजह से वो खुद फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, ऑयल। समझ में आ रहा है? विस्कोसिटी अगर बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा विस्कस लिक्विड है, देन इट विल इंक्रीज द फ्रिक्शन, जो है उसमें भी बढ़ जाएगा, वो चिपक जाएगा और हिलने ही नहीं देगा।
और अगर विस्कोसिटी बहुत पतली हुई तो क्या होगा, वो फ्लो कर जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो ल्यूब्रिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। दिस इज द रीजन। डेंसिटी भी सेम ही है। डेंसिटी ऑफ अ गुड ल्यूब्रिकेंट शुड बी व्हाट, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, राइट? सो viscosity of a good lubricant oil should, अच्छा, now we are going for the temperature relation. Viscosity and temperature relation क्या आएगा इसमें? Viscosity and temperature relation is actually known as a viscosity index, right? अभी हम उसके ऊपर जाएंगे। Yes. Viscosity is a different thing. It's a property of any liquid. Remember, viscosity is a property of any liquid, and we know that with the temperature change, viscosity will definitely change. It may be little or it may be more. वो हम अब देखेंगे। So, viscosity index वो क्या है? Viscosity index, it's a rate at which the viscosity of an oil changes with temperature. It is measured by an arbitrary scale. Viscosity index जो है, याद रखिए, this is unitless property. इसका यूनिट नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है बाद में देखेंगे हम, राइट? ये सबसे लंबा टॉपिक है इस प्रॉपर्टीज के सेगमेंट में, काफी लंबा टॉपिक है, और याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसमें से डेफिनेटली 3-4 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा इन एनी फॉर्म। तो ये टॉपिक तो आपको करना ही करना है, याद रखना, राइट? ओके, तो विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है? विस्कोसिटी इंडेक्स इज द चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी, चेंज इन विस्कोसिटी विथ चेंज इन टेम्परेचर। विस्कोसिटी इंडेक्स जो है वो आपका विस्कोसिटी में चेंज मेजर कर रहे हैं विथ टेम्परेचर। विस्कोसिटी में हम चेंज मेजर कर रहे हैं विथ टेम्परेचर। इसको समझिए आप। इफ द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल फॉल्स रैपिडली, मतलब मैं से फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा ऑयल है, उसका मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं और उसको मैं विस्कोसिटी मेजर कर रहा हूं हर 10 डिग्री के इंटरवल पे। आई एम मेजरिंग द विस्कोसिटी विद 10 डिग्री सेल्सियस इंटरवल, say 40, 50, 60, 70, 80. Obviously, the temperature will increase, my viscosity will decrease. But if the viscosity of an oil, it falls very, very rapidly with temperature, we will say it is not a good oil. It has low viscosity index. Viscosity index is a measurement of quality of oil. मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑयल मतलब कोई ऐसा बोलता है कि यार ये मेरे पास ऑयल है जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स लो है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी चेंज हो रहा है विस्कोसिटी। अब सोचो अब सोचो कि मेरा कोई एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में मुझे 70 डिग्री पे काम करना है, राइट, ल्यूब्रिकेशन में, लेकिन मेरा जो ऑयल है वो 40 से 50 आते आते तो पतला हो जाता है। क्या वो 70 डिग्री पे काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 70 डिग्री पे भी मुझे थोड़ा थिकनेस चाहिए उसमें, और इतना पतला नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो 50 डिग्री में पतला हो जाता है। इट विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि उसका विस्कोसिटी जो है वो रैपिडली डाउन जा रहा है। 10 डिग्री में तो पूरा हिल डुल जा रहा है, खराब हो रहा है, मतलब बहुत पतला हो रहा है, तो वर्क नहीं करेगा। एंड इफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज स्लाइटली अफेक्टेड, तो हम बोलेंगे विस्कोसिटी इज इंडेक्स इज हाई। उसका विस्कोसिटी इंडेक्स वेरी हाई है, मतलब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में बहुत ही ज्यादा स्टेबल विस्कोसिटी दिखा रहा है। देखो, याद रखो, ये चीज दिमाग में बिठा दो परफेक्टली
कि मैं जब टेम्परेचर चेंज करूंगा, दुनिया का कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरली लुब्रिकेंट, राइट, कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है दुनिया में कि जो विस्कोसिटी चेंज ना करे। वो तो होना ही है, वो तो लिक्विड का प्रॉपर्टी है, वो तो लिक्विड का प्रॉपर्टी है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कौन सा ऑयल कम चेंज कर रहा है, एंड आई विल से दैट इज अ गुड ऑयल। समझ में आ रहा है? सो फॉर अ गुड lubricating oil, for a good lubricating oil, your viscosity index should be high। ये होना चाहिए। हाई का मतलब क्या होता है कि उसका टेम्परेचर के साथ चेंज तो हो रहा है, होगा ही डेफिनेटली, लेकिन इतना नहीं कि मेरा एप्लीकेशन टेम्परेचर आ जाए तब तक वो पतला हो जाए, राइट, इतना पतला हो जाए पानी जैसा कि वो निकल जाए। ये चीज हम आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गेटिंग, ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग द थिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे? बिकॉज ये बहुत जरूरी है, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, राइट? ओके, चलिए अब इसको कैसे मेजर किया जाता है। तो दो टाइप के स्टैंडर्ड ऑयल्स होते हैं, एक होता है आपका पैराफिनिक बेस या पेंसिल्वेनियन ऑयल बोलते हैं जिसको, जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड 100 लिया जाता है, ये स्टैंडर्ड लिया गया है। एंड दूसरा होता है नेफ्थेनिक बेस, और उसको बोलते हैं गल्फ ऑयल, विच इज हैविंग 0 इंडेक्स, VI 0 है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा अभी तो नाउ कि इसमें अच्छा वाला कौन सा है, पेंसिल्वेनियन ऑयल। पेंसिल्वेनियन ऑयल is having 100 viscosity index, it has very high viscosity index। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेंसिल्वेनियन ऑयल को हम जब गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या होगा, क्या होगा इसमें, कौन बताएगा? चेंज तो होगा लेकिन थोड़ा कम हेलो, होगा। हाँ, मैं उसका ग्राफ दिखाता हूँ अभी आपको, तो आपको एकदम दिमाग में परफेक्टली बैठ जाएगा। लेकिन ये क्लियर रखिए कि पेंसिल्वेनियन ऑयल इज नॉट अ गॉड, जिसको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो भगवान नहीं है, वो भी एक लिक्विड ही है, तो उसका भी टेम्परेचर के साथ डेंसिटी विस्कोसिटी चेंज होगा, लेकिन बट it will be slowly and not very highly rapidly change in viscosity will be observed, no, yes, but gulf oil आपको समझ में आ गया होगा अभी, 0 है उसका विस्कोसिटी इंडेक्स। क्यों? क्योंकि वो 2-5 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ाया, ड्रास्टिक चेंज आएगा उसकी विस्कोसिटी में, और 5 बढ़ाया एकदम से चेंज आ गया, और 5-10 बढ़ाया, won't believe that oh this was the gulf oil, no, ऐसा है। ये चीज समझनी है आपको, राइट? जनरली जो आपका रेंज है, राइट, जो आपका रेंज है वो जनरली 100 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 210 डिग्री फ़ारेनहीट पे लिया जाता है। ये सारे टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं और विस्कोसिटी मेजर की जाती है, विच यू आर गोइंग टू डू इन प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो जनरली क्या होता है, यू कैन सी this is your lowest scale where the oils are being measured for their viscosity, and this is the higher scale। ये आपको रेंज पता होनी चाहिए। in Celsius it is 38 degree Celsius, and in higher range 99 degree, and in the Fahrenheit it is 100 degree Fahrenheit and 210 degree Fahrenheit higher range। चलिए, ये ग्राफ है एक्चुअली आपका, मैं बाद में देख देता हूँ, लेकिन सी क्लियर हो गया, ये एकदम क्लियर, राइट? तो ये दो रेंज के बीच में मेजर की जाती है हमेशा, आप भी प्रैक्टिकल में वही करने वाले हो, राइट? चलिए पहले मैं एक ग्राफ बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा डिस्कशन और करेंगे। ये ग्राफ में ये जो है आपका, ये है, ये लो VI वाला स्टैंडर्ड है, ये जो है
वो हाई वीआई वाला स्टैंडर्ड है, और ये जो है वो आपका अननोन है, जो आपको ढूंढना है। आपको न्यूमेरिकल आएगा इसके बेस पे, वीआई के बेस पे न्यूमेरिकल आएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एकदम फटाफट समझ में आता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलतियां जो करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, विस्कोसिटी इंडेक्स के न्यूमेरिकल में 3 मार्क का न्यूमेरिकल होता है, 3 में से 3 आ जाते हैं आराम से। गलती नहीं होनी चाहिए, बस एकदम इजी है, समझ लो आप एकदम से। ये ग्राफ देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? कोई सर कोई हाई विस्कोसिटी, तो हाई विस्कोसिटी वाला जो होगा ना वो टाइम के साथ उसकी विस्कोसिटी में कम चेंज आएगा। Yes, you can see the slope of the graph. Yes, संस्कृति, you are correct, बेटा, you are very correct. You can see, हमने अभी पढ़ा क्या, जिसकी विस्कोसिटी लो है उसमें रैपिड चेंज आएगा। यू कैन सी यहाँ आपका ये इतना हाई, ये विस्कोसिटी का y एक्सिस इज विस्कोसिटी, x एक्सिस इज फॉर टेम्परेचर। ये देखो आप, यहां पर से खाली मैं 5-10 डिग्री बढ़ा रहा हूं, एकदम रैपिड डाउन हो रहा है। यहां से 10 डिग्री बढ़ा रहा हूं, रैपिड डाउन हो रहा है। यहां से 10 डिग्री बढ़ा रहा हूं, रैपिड डाउन हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन हाई में देखो, यू कैन सी द चेंज। ये स्लोप देखोगे आप, यहाँ का ये स्लोप देखो, यहाँ का ये स्लोप देखो, जबकि यहाँ का ये स्लोप देखो, राइट? ये स्लोप देखो। यू कैन वेरी इजीली मेक इट आउट that high viscosity oil has very less change. Again, I'm repeating again and again, it is a liquid, so change will be definitely there, don't forget. लेकिन चेंज बहुत कम हो रहा है, इसीलिए इसको हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड बोलते हैं ना। सो इन योर एग्जाम्पल this will be given, this value will be given, and unknown की वैल्यू भी गिवन होगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर सब कुछ गिवन है तो कैलकुलेट क्या करना है? राइट? सब कुछ जो दिया हुआ है आपके न्यूमेरिकल में, ये दिया होगा, बट मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं। लेकिन अभी और एक ऑब्जर्वेशन मुझे करना है। अच्छा, ये ग्राफ को प्रॉपर ऑब्जर्व करो, और मुझे कोई एक बहुत ही टिपिकल ऑब्जर्वेशन दिख रहा है इसमें, कोई बता सकता है क्या? सर 99 डिग्रीज के बाद सबकी विस्कोसिटी 99 पे सेम हो सर जाती है ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। देखो 99 और 100 डिग्री के आसपास अगर आप देखोगे ना, तो सारे लिक्विड्स की विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, चाहे वो कोई भी हो, राइट? जनरली ल्यूब्रिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? तो अब क्वेश्चन मेरा ये आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों के पास मैं इसलिए क्वेश्चन के आंसर्स निकलवा रहा हूं कि मुझे समझ में आए कि आप लोग समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू कन्वे। अब मुझे समझ लो कि मुझे कोई भी विस्कोसिटी, कोई भी लिक्विड की मेजर करनी है, तो मैं कौन से टेम्परेचर पे ज्यादा कंफर्टेबली और अच्छे से मेजर कर पाऊंगा? कौन से टेम्परेचर पे मैं मेजर 38 अच्छे डिग्री से, सेल्सियस पे। 38 डिग्री से। मतलब 40 डिग्री के आसपास। करेक्ट, वेरी करेक्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देख रहे हो कि हर एक की विस्कोसिटी अलग अलग दिख रही है मुझे, इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी कम है, और इसकी सबसे कम है, राइट? समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे कम वाला ही सबसे कम चेंजेस दिखा रहा है, दैट इज अगेन द थिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब उल्टा है, यही चीज मुझे बोलनी है आपको। तो योर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में भी दिए हैं, मैं भी अभी इसके बाद लूंगा एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें आपको ये चीज देखनी है क्या, कि जिसका लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड है उसकी विस्कोसिटी चेंज की जो आएगी वैल्यू, वो बहुत ज्यादा आएगी, और जिसका हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड है उसकी विस्कोसिटी की चेंज वैल्यू आएगी बहुत कम। जनरली हम क्या करते हैं, हाई के साथ हाई और लो के साथ लो, ये लेते हैं कि नहीं? लेकिन इसमें अलग है, समझ में आ रहा है? इसमें अलग है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट थिंग,
the values will be given for the viscosity in seconds. आप प्रैक्टिकल में भी सेकेंड्स मेजर करने वाले हो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं 50 ml लिक्विड कलेक्ट कर रहा हूं, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, समझ लो कि 100 सेकंड लग रहा है. डू यू थिंक दैट 40 डिग्री पे अगर मुझे 100 सेकंड लग रहा है तो 50 डिग्री पे भी 100 सेकंड लगेगा? क्या होगा? क्या होगा? सर कम होगा? कम यस होगा सर कि नहीं? क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो फ्लो इजी हो जाएगा, तो कलेक्शन के लिए टाइम कम लगेगा. वेरी सिंपल. अगेन इफ आई विल गो फॉर 60 सेकेंड्स, 70 seconds, 80 seconds, sorry, temperature, 80 degree Celsius, sorry, 40 Celsius, 40 degree, 50 degree, 60 degree, 70 degree, तो क्या होगा? आपका टाइम कम होता जाएगा. Your time will get decreased with your temperature. Why? Because the simple funda, right? तो हम लोग प्रैक्टिकल के लिए जो मेजरमेंट करेंगे, या तो अननोन लिक्विड का मेजरमेंट करना है मुझे, देन आई विल ऑलवेज प्रेफर विच टेम्परेचर, 38 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहीट, नॉट 99 डिग्री. ये आपको प्रैक्टिकल में अभी मैं मतलब एग्जांपल कराऊंगा, उसमें समझ में आएगा. राइट? क्लियर? सर यस. सर सर कोई भी लुब्रिकेंट की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 38 से ही शुरू होती है ना जनरली यस, यस, सर. यस. उसके लोअर टेम्परेचर पे क्या होता? लोअर टेम्परेचर के लिए फिर हमारे पास दूसरा एक मतलब जनरली क्या होता है, उसके लिए एक दूसरा प्रॉपर्टी है, क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट मेजर करना पड़ता है, क्योंकि फिर लोअर टेम्परेचर पे विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है. राइट? तो उसके लिए फिर क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट है, वो हम जाएंगे उसके बाद. वी हैव दैट इन क्यू. राइट? वी विल यस टॉक अबाउट दैट इन जनरल. अभी देखो, इसका मतलब आप लोगों ने ये चीज फर्स्ट जो स्लाइड थी मेरी वो प्रॉपर देखी नहीं. क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट फॉर ऑयल्स. राइट? ये है. क्लियर? अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन तो दिए गए, तो मुझे ढूंढना क्या है? या तीन तो दिए होंगे. देखो, आपको एक अननोन ऑयल दिया गया होगा, अननोन ऑयल दिया गया होगा. राइट? उसका आपको ये मेजरमेंट करना पड़ेगा. ये तो प्रैक्टिकल की बात है, ये आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा ऐसा कि अलग अलग टेम्परेचर पे क्या विस्कोसिटी आता है. वहां पर इन योर प्रैक्टिकल पार्ट यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट विस्कोसिटी इंडेक्स, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट काइनेमेटिक एंड डायनेमिक विस्कोसिटी. लेकिन विस्कोसिटी इंडेक्स आपको ढूंढनी है तो ऐसे ढूंढ सकते हो. राइट? चलिए, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वी आई. वी आई का मतलब होता है विस्कोसिटी इंडेक्स, एल माइनस यू अपॉन एल माइनस एच इंटू 100. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपको विस्कोसिटी इंडेक्स फाइंड आउट करनी है फॉर अननोन ऑयल. तो विस्कोसिटी इंडेक्स निकालनी है तो एल की वैल्यू आपको दी गई होगी, यू की वैल्यू आपको दी गई होगी और एच की वैल्यू भी आपको दी गई होगी. आपको जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, इंटू 100 करो, खत्म. इट्स अ वेरी सिंपल टास्क. चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा. You can see Vi equal to L minus U upon L minus H into 100 is a formula for the calculation of viscosity index. ठीक है? तो चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा. अब इस न्यूमेरिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो चीज को बराबर से ध्यान रखिएगा. An unknown oil viscosity index has Seboldt universal viscosity. Now Seboldt, there are three types of uh, you know viscometers. विस्कोमीटर तीन टाइप के हैं. एक है रेडवुड, दूसरा है सेबोल्ट और तीसरा है एंगलर. ये तीनों विस्कोमीटर्स उनके साइंटिस्ट के नाम से दिए गए हैं. तीनों में जनरली विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं. जैसे अपना एलजी का भी टीवी आता है और सैमसंग का भी आता है, एमआई का भी फोन आता है और क्या बोलते हैं दिस एप्पल का भी फोन आता है. लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है, दैट्स ऑल. बाकी फोन तो वही है.
सेम वे ये 3 टाइप के विस्कोमीटर्स आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गिव द नेम्स ऑफ डिफरेंट विस्कोमीटर्स। तो आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 3 नाम लिखने हैं, रेड बुक, सेबोल्ट एंड एंगलर। बुक में भी दिया हुआ है, डोंट वरी, राइट। अब ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से देखिए, और हमको पता है कि हम अलग अलग टेम्परेचर पे सेकेंड्स मेजर कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग द सेकेंड्स। तो वो आपका विस्कोसिटी में हम सेकेंड्स को यूज करेंगे एस LUH, राइट। देखिए, एन ऑयल हैविंग अननोन ऑयल हैविंग सेबोल्ट, मतलब इसका मतलब होता है उन्होंने ये जो प्रैक्टिकल किया है वो सेबोल्ट विस्कोमीटर पे किया है। सेबोल्ट, अभी सेबोल्ट दिया हो या रेडवुड दिया हो या एंगलर दिया हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये खाली ब्रांड नेम दिया हुआ है। मैं आपको एग्जाम में एंगलर भी दे सकता हूँ, रेडवुड भी दे सकता हूँ, उसको कोई लेना देना नहीं है, राइट। ऑयल की 58 सेकेंड्स आ रही है एट बॉट टेम्परेचर 210 डिग्री, अननोन ऑयल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन हाई एंड लो स्टैंडर्ड का भी 58 ही आना चाहिए एज पर द ग्राफ। 210 पे तो 58 सेकंड ही आनी चाहिए ना कलेक्शन के लिए टाइम। तो ये देखिए आप, हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड, इट मींस बेंजीन ऑयल हैज अगेन यू कैन सी 210 पे 58 ही है, और even low viscosity standard, that is Gulf oil, that is a Gulf oil, उसका भी 210 पे 58 डिग्री है। तो ये वैल्यूज तो आप ले ही नहीं सकते हो, ये वैल्यू लोगे तो क्या होगा, 58 माइनस 58 बाई 58 माइनस 58 0, खत्म। तो ये वैल्यूज नहीं लेनी है हमको, कौन सी वैल्यू लेनी है, वैल्यूज टू बी टेकन ऑलवेज एट 38 डिग्री या 100 डिग्री फ़ारेनहीट। जो भी वैल्यूज लेनी है वो आपको 38 डिग्री की लेनी है। देखो इसमें 38 डिग्री की वैल्यू क्या दी गई है, ये 580 फॉर अननोन। इसमें सेबोल्ट में हाई का 38 पे क्या दिया है 430, और इसका 780। अब आपको रखना है, यू हैव टू पुट दैट लो माइनस, लो क्या है, याद रखो लो का हमेशा वैल्यू हाई रहेगा। यू कैन सी लो का वैल्यू हाई रहेगा, हाई का वैल्यू लो रहेगा, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलो मैं आपको एक इजी वे दिखा देता हूं। हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल करना है ना तो इजी वे में करो, और मैं जो दिखा रहा हूँ वो वे से करो। ये लिख दो LU&H, ये याद रखो, राइट, LU&H, और यहां पर आप लिख दो 100 डिग्री फ़ारेनहीट, और यहां पर आपको 210 डिग्री फ़ारेनहीट। हमेशा ये बना लो आप, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, नहीं तो आपकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। याद रखो लो का मतलब होता है हाई वैल्यू, याद रखो। सो आपका यहां पर लो का मतलब है हाई वैल्यू 780, लो का वैल्यू है 780, 780, राइट। और हाई का मतलब है लो, तो 430, हाई का मतलब है लो, तो 430 सेकेंड ना, ये सेकेंड्स होती है हमेशा। और अननोन हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगी, याद रखो अननोन जो होगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगी, ऑलवेज। सो व्हाट इज योर अननोन, अननोन इज 580, अननोन इज 580 seconds. You can see it is in between of these two, it is in between of two, it is in between of two. Low is high and high is low, याद रखो इसको, ध्यान में इतना याद कर लो, लो वैल्यू हाई VI
and high value low VI. हाई वैल्यू इज लो VI. अच्छा, बाकी सब में तो हमको पता है, ये तो सेम है. सो अल्टीमेटली वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वैल्यूज. हमारी काम की वैल्यूज कितनी है? ये 3. समझ में आ गई? ये 3 वैल्यूज हमारी काम की वैल्यूज. सिंपल सी बात है, इतना कर लो, ये 3 वैल्यूज कर लो. अब हमारी VI समझ में आ गया. ये देखो, हमने VI की वैल्यू 780 L माइनस 580 U अपॉन 780 L माइनस 430 H. ये हमारा वैल्यू आ गया 57.1. तो मेरा जो अननोन दिया गया है उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स जो है वो 57.1 है. राइट? और आपको पूछ सकते हैं कि वैल्यू पर से आप बताओ कि ये ऑयल का क्वालिटी कैसा है. तो सिंपली अगर 50 से ज्यादा वैल्यू आती है तो दैट इज ऑफ रीजनेबली गुड वैल्यू. अगर आपका 80-90 आता है वैल्यू, देन इट इज अ वेरी गुड वैल्यू. दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर लुब्रिकेंट. क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत हाई आ रही है. इसका मतलब कि मेरा काफी टेम्परेचर रेंज में विस्कोसिटी चेंज तो होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन. चेंज हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है. रैपिड चेंजेस नहीं आ रहे मेरे. राइट? अगर 50 से नीचे आ रही है तो हम बोलेंगे कि यार इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, बिकॉज विस्कोसिटी इंडेक्स इज लो. इट मींस इट इज चेंजिंग विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर रैपिडली. इट इज चेंजिंग विस्कोसिटी रैपिडली विथ द टेम्परेचर. ये विस्कोसिटी इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आया? मैं पिछले आधे घंटे से चला रहा हूं ये एक ही टॉपिक. एकदम समझ में आ रहा है, एकदम परफेक्ट. कभी कभी सिंपली 2 मार्क में आपको ये ग्राफ पूछ लेते हैं. बताओ कौन सा बड़ा डिफिकल्ट ग्राफ है ये बताओ. 2 मार्क में आपको ग्राफ पूछ लिया कि भाई विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ खाली दिखाइए. ड्रॉ करके दिखाना है एज ए फिगर. एज ए फिगर. राइट? बस इतना ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो, खत्म बात. लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज का, अगर आपने ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया तो ये गलत हो जाएगा. क्या डिफरेंस है? मैंने जो दिखाया और ड्रॉ किया हुआ ग्राफ है उसमें क्या डिफरेंस है? इसके अंदर एक जो एक्चुअल ओरिजिनल ग्राफ है उसमें कर्व है एक स्लोप में, और इसके अंदर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन स्लोप है. यस, मतलब ये हो रहा है कि ये एक्सपोनेंटली डिक्रीज हो रहा है. ये एक्सपोनेंटली डिक्रीज हो रहा है, जबकि मैंने जो दिखाया ना वो क्या है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है. वो नहीं, ऐसा नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि मैंने 10 डिग्री बढ़ाया टेम्परेचर तो मेरी सेकेंड्स 50 आई. राइट? तो 20 डिग्री बढ़ाया तो मेरी सेकेंड्स 40 आई. तो 30 डिग्री बढ़ाया तो मेरी सेकेंड्स 20 आई या 30 आई. 10-10 ही डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं होगा. राइट? ध्यान रखिए ये चीज को. अगर आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही तो आपका ग्राफ गलत है. योर लाइंस शुड बी व्हाट? आपकी लाइन क्या हो जानी चाहिए? पूरी अच्छे से दिखानी है ये लाइंस को, ऐसे यूं यूं. राइट? आई एम नॉट अ वेरी गुड ड्राइंग मास्टर, बट या ऐसे दिखाना है. डोंट ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा. अब बताओ 2 मार्क की फिगर है, कैश मार्क है, इसमें कहाँ मार्क्स घुमाने आपको? LUH लिखो, विस्कोसिटी लिखो. हाँ, मेनली अगर आपने ये ड्रॉ किया लेकिन अगर आपने ये लिखा नहीं ना तो मार्क आपको डिपेंड करता है, एग्जामिनर पे 0 भी दे सकता है और एक आध मार्क दे भी दे, आधा मार्क दे भी दे, क्योंकि वही तो मेन इंपॉर्टेंट है ना. यस मयूरी, बताओ. आपका आवाज कट रहा है, आवाज ही नहीं सुन, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है बेटा. आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है बेटा, कट जा रहा है. एक काम करो, चैट में लिख दो अगर आपका सिग्नल का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा. हाँ बोलो बोलो बेटा.
कोई बात नहीं, चैट में लिख देना, ठीक है। तो वेरी क्लियर, अगर ये आप टेबल बना दोगे ना तो आपका कभी गलत नहीं होगा वैल्यू। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हाई का वैल्यू ये ले लेते हैं, लो का वैल्यू ये ले लेते हैं, खत्म, आपका 0 मार्क, याद रखिए। और इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला इतना बड़ा नहीं है कि इस फॉर्मूला का मार्क दिया जाए, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अगर मूड में होगा तो दे देगा कि चलो भाई बच्चे ने एग्जाम में फॉर्मूला लिखा है था, आधा मार्क 1 मार्क 2, लेकिन उसको लगा कि यार 3 मार्क का क्वेश्चन में आप अगर वैल्यू सही नहीं ले सकते हो तो फिर आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो आप कुछ नहीं बोल सकते। और कितना सिंपल फॉर्मूला, एल माइनस यू अपॉन एल माइनस एच, वैल्यू सारी दी गई होगी आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको एक चीज, सिंपल सी चीज याद रखना है, मैंने बोला वैसे ही, जो लो वैल्यू है वो हाई वैल्यू है, और हाई वैल्यू है वो लो वैल्यू है, बची वो आपकी अननोन वैल्यू है, खत्म। और अननोन वैल्यू या सैंपल अंडर द टेस्ट या अननोन सैंपल, ये सारी एक ही चीज होती है। तो इतना सिंपल से याद रखना है कि L मस्ट बी हाई, H मस्ट बी लो एंड U मस्ट बी इन बिटवीन। जो भी बच जाती है वो लो, अननोन हो जाती है, बस। आ गई बात समझ में? सबको एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? नाउ देर आर, सर क्लियर। यस यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मतलब पूछा जाता है बहुत बार, और हर एग्जाम में होगा ये। आप कोई भी पेपर स्कैन कर लो, कोई भी पेपर स्कैन कर लो, आपको ये मिलेगा सेमेस्टर एंड एग्जाम में ये टॉपिक, राइट। अच्छा, रेडवुड विस्कोमीटर 2 टाइप के आते हैं, ऐसे ही एंगुलर भी 2 टाइप के आते हैं, ऐसे ही सेबोल्ट भी 2 टाइप के आते हैं। तो जनरली 1 और 2 टाइप में डिफरेंस क्या है, ये हमको मेजरली देखना है, बाकी सब में तो सेम ही है। 1 और 2 में डिफरेंस होता है उसका डायमीटर ऑफ ओरिफेस, जहां से हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कलेक्ट करते हैं। हम ओपन करते हैं वाल्व तो वहां से आपका लिक्विड गिरता है एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, जिसका हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं, राइट। हम जनरली सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो जो आपको 1 और 2 का डिफरेंस है वो है उसका लेंथ, उसका जो कप का लेंथ होता है, और दूसरा जो है वो है उसका ओरिफेस। ओरिफेस मतलब एक छोटा सा होल होता है जिसमें से हम लिक्विड कलेक्ट करते हैं। जनरली रेडवुड 1 इज यूज फॉर लो विस्कस ऑयल, मतलब जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, पतला होता है ऑयल, तो उसके लिए हम जो नीचे का होल होता है वो 1.62 mm का रखते हैं, क्योंकि पतला ऑयल आपका किसी भी में से निकल सकता है। बट इफ योर लिक्विड इज विस्कस, बहुत हाईली विस्कस है, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल में ग्लिसरीन का प्रैक्टिकल करने वाले हैं आगे जाके लैब में, तो ग्लिसरीन इज हाईली विस्कस लिक्विड, तो उसके लिए फिर रेडवुड 2 यूज करना पड़ता है, दैट इज 3.8 mm। 3.8 mm, क्योंकि उस हमको पता है कि छोटा सा छेद होगा, छोटा सा होल होगा, उसमें से हाईली विस्कस लिक्विड नहीं निकल पाएगा, तो उसके लिए ओरिफिस या तो जो होल है उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, दैट इज 3.8 mm, डबल है इससे ऑलमोस्ट, राइट। अच्छा, जो आपका फ्लो होता है, रिसीव फ्लास्क जो है, मतलब जो आपका ये होगा वो छोटा सा माउथ होगा, क्योंकि पतला लिक्विड है तो आराम से आपका मिल जाएगा, राइट। जबकि आपका विस्कस लिक्विड है तो उसके लिए नीचे जो बाउल या तो आपका कलेक्टर रखेंगे, सिलेंडर रखेंगे, मेजरिंग सिलेंडर, जिसके ऊपर आपके वॉल्यूम्स लिखे होंगे, उसका माउथ बड़ा होना चाहिए क्योंकि काफी थिक होगा, राइट। रेडवुड 1 या तो नंबर 1 वाला जो भी है, रेडवुड, एंगलर, सेबुल, इट इज यूज फॉर द लो विस्कस, while this is used for the high viscous। जनरली इसको कलेक्ट करने का टाइम जो होता है वो होता है 2000 सेकेंड्स और लेस, जबकि 2 नंबर का जो होता है वो उससे कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ नंबर 1। इसका मतलब कि 200 सेकेंड के अंदर आपका जो लिक्विड कलेक्ट करना है तो उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 1 and 2 रेडवुड विस्कोमीटर्स का, ये डिफरेंस है, राइट, क्लियर। ये डिफरेंसेस कभी कभी पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन दी
रेडवुड 1 एंड रेडवुड 2, तो ये पता होना चाहिए, या तो एंगलर 1 एंगलर 2 या तो सेबोल्ट 1 सेबोल्ट 2, ओके फाइन। बट ये दोनों में ये डिफरेंसेस है, इतना याद रखना है, राइट। ये आपका विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स के बीच का डिफरेंस है। मतलब विस्कोसिटी क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, while viscosity index is a property of lubricant. यूनिट, अच्छा हाँ, यस, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, इसका देखो यूनिट नहीं आएगा क्योंकि L माइनस यू, तो सेकेंड माइनस सेकेंड अपॉन सेकेंड माइनस सेकेंड, तो ये यूनिटलेस हो जाएगा। Why this is unitless? Because it has this formula, right? That is why it is, हमने यहाँ पर लिखा था ना कहीं कि विस्कोसिटी इंडेक्स जो है वो यूनिटलेस है। क्यों? द रीजन इज दिस ओनली, राइट? ओके, विस्कोसिटी हैज यूनिट ऑफ आइदर सेंटीपॉइज और सेंटीस्टोक्स ले सकते हैं। इट इज अ यूनिटलेस प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी शुड बी मॉडरेट फॉर अ गुड lubricating oil, while viscosity index should be very high for a good lubricating oil. Viscosity can be measured by Redwood, Angler or Sebold viscometer, while viscosity index जो है उसका कोई मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, वो तो हम ग्राफिकली मेजर करते हैं। पहले विस्कोसिटी मेजर कर लेते हैं हम इंस्ट्रूमेंट से, और उसका फिर अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाते हैं। दैट ग्राफिकली हम लोग इसको समझ में एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज योर विस्कोसिटी इंडेक्स। ओके, क्लियर? ये दो उसका डेफिनेशन है, तो 5 पॉइंट लिख लिए आपने, आपके डिफरेंसेस कंप्लीट। चलो, विस्कोसिटी इंडेक्स एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? परफेक्ट, विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स क्लियर कि नहीं? यस सर। एकदम समझ में आ गया? Yes. सर न्यूमेरिकल कंपलसरी है, न्यूमेरिकल में गलती नहीं होना चाहिए। चाहे एग्जाम के अगले दिन आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल गया हूँ, तो ये लेक्चर एक बार रिपीट करके देख लेना, वीडियो पे तो अपलोड हो ही जाएगा। बट ये गलती मत करना, वी आई कैलकुलेट में LUH की वैल्यूज गलत सिलेक्ट की तो पूरे मार्क्स चले गए, सही सिलेक्ट की फुल मार्क्स। और इट इज नथिंग लाइक आपके कोई ट्रिगोनोमेट्री या कैलकुलस के फॉर्मूला जितना बड़ा फॉर्मूला नहीं है कोई इतना बड़ा, बहुत सिंपल सा L माइनस यू L माइनस एच इंटू 100 करना है बस, दैट्स ऑल, नथिंग टू डू मच मोर, इट्स दैट मच सिंपल। सो मेहरबानी करके इसमें मार्क्स मत खोइएगा प्लीज, राइट? हेलो सर, चलिए, यस, डिफरेंस क्या था ना 1 और 2 के बीच? हाँ बोलिए। वुड और एंजल दोनों में सेम रहेगा कि थोड़ा डिफरेंस आएगा? बेटा एंजल नहीं होता है, एंगलर होता है। पहले तो एंजल इज अ डिफरेंट थिंग, एंगलर है ENGLER, राइट? एंगलर, हाँ, ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा बहुत देखो कंपनी के वाइज उसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन चेंज होता है, बट जनरली ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे एंगलर में आपका 1.62 की जगह 1.65 हो सकता है, और ये 3.8 की जगह 3.4 हो सकता है, मतलब 4 हो सकता है, 4 mm हो सकता है, बट नॉट मच मोर डिफरेंस। इन जनरल ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशंस आर सेम, राइट? ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन एक 0.1 0.2 प्लस माइनस हो सकता है, दैट इज ओके। अब ये देखो, मोबाइल आप एंड्रॉइड लेते हो, दो डिफरेंट एंड्रॉइड ले रहे हो, आप रियलमी ले रहे हो या आप MI ले रहे हो, तो दोनों एंड्रॉइड है, लेकिन इसकी थोड़ी सिस्टम अलग होती है, बाकी ऑलमोस्ट वर्क तो सेम ही करता है, ठीक है? फाइन, ओके। सो शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट क्या है? नाम से समझ में आएगा फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या है, बताओ। चलो, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट है क्या? कोई भी ल्यूब्रिकेंट है वो एक टाइप का फ्यूल तो है ही है, याद रखो ये चीज, फ्यूल तो है ही है, राइट? तो जैसे मेरा कोई एक एप्लीकेशन है, वहां पर मेरा टेम्परेचर 70 डिग्री पे काम कर रहा हूँ, 80 डिग्री पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या है? देखो,
कोई भी चीज, कोई भी फ्यूल जलने से पहले आपको एक मोमेंटरी फ्लैशेस देगा, मोमेंटरी फ्लैशेस देगा, जिसको हम स्पार्किंग भी बोल सकते हैं, राइट? और उसके बाद फिर वो फायर पकड़ेगा, कैच करेगा, इट विल कैच द फायर। लेकिन वो फायर और फ्लैशेस के बीच में कुछ सेकेंड्स का फासला होता है, राइट? बस वही चीज है आपका फ्लैश एंड फायर पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ऑयल गिव्स sufficient vapors to ignite for a momentary flashes। मतलब आपको एक अलार्म बजा रहा है, आपको एक वार्निंग दे रहा है कि फ्लैश आ रहा है, मतलब कि मेरा इतना वेपर्स बन गया है लिक्विड का कि अब वो फ्लैश दे रहा है, थोड़ी देर में वो आग लगाएगा। When flame is brought near to the surface of oil, अगर वो फ्लैश मतलब इतनी वेपर्स बन रही है जिसके बाजू में फ्लैश फायर पॉइंट मतलब सॉरी ये ला रहे हैं हम लोग, क्या फ्लैश ला रहे हैं, तो वो अभी फायर नहीं पकड़ रहा, इट्स नॉट कैचिंग द फायर राइट नाउ, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड गिविंग फ्लैशेस। मतलब कि इतना इनफ वेपर हो गया कि फ्लैश आ रहा है, अब मेरा वेपर आएगा, ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वेपर विल बी इंक्रीज, देन इट विल कैच द फायर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस लिक्विड को बॉईल करना, हीट करना बंद करना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका लो करना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो वो आग लगा देगा। सिमिलरली अगर हम कोई इंजन में ल्यूब्रिकेंट यूज कर रहे हैं, उसमें गर्मी हो रही है, या इफ दैट इंजन इज गेटिंग हीटेड आउट, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या है। मैंने अभी जैसे बताया कि जैसे कि कोई मैं एप्लीकेशन, कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिकल एप्लीकेशन कर रहा हूं जिसमें बहुत फास्ट मूविंग पार्ट्स है, वी नो दैट फास्ट मूविंग पार्ट्स विल डेफिनेटली जनरेट सम हीट, बट उससे मेरा टेम्परेचर 80 डिग्री तक जा रहा है, जिसमें मुझे लुब्रिकेंट यूज करना है। इफ आई एम यूजिंग सम लुब्रिकेंट which has flash point 60 degree and fire point 65 degree, can I use that or not? Tell me. No, sir. If I am working at the application temperature 80 degree, and if I am using any oil which has flash point 60 degree and fire point 65 degree, मतलब कि 60 डिग्री पे वो फ्लैशेस शुरू हो रही है एंड 65 डिग्री पे वो आग कैच कर रहा है, आग पकड़ रहा है, और मैं वर्क कर रहा हूँ 80 डिग्री पे, मैं क्या उस एप्लीकेशन में वो ऑयल यूज कर सकता हूं कि नहीं? नो। क्या होगा, मैं वो एज ए ल्यूब्रिकेंट तो डालूंगा उसमें, लेकिन जैसे ही वो 65 से अब जाएगा, 65 या उसके अब जाएगा, वो एप्लीकेशन में ल्यूब्रिकेंट के तरह काम करने की बजाय वो आग लगा देगा मेरे मशीन में, राइट? सो बेसिकली फ्लैश एंड फायर पॉइंट इज यूज्ड टू चेक द सेफ्टी पॉइंट, सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन और योर लुब्रिकेंट, कि ये पर्टिकुलर ऑयल में यूज कर सकता हूं कि नहीं। सिंपल सी बात है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर्स ऑफ ऑयल बर्न्स कंटिन्यूअसली फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद तो वो जलेगा ही, बट मिनिमम 5 सेकेंड जलना चाहिए, राइट? देन इट इज अ फायर पॉइंट, इट इज अ फायर पॉइंट। ओके, सो वेरी सिंपल। यस सर, कोई आइडल स्टे मतलब कोई आइडल नंबर है फ्लैश पॉइंट का इंडस्ट्रीज के लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, कोई आइडियल वैल्यू नहीं होती है। लास्ट पॉइंट आप अगर देखोगे, मेरा यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी गुड ल्यूब्रिकेंट शुड हैव हायर फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट देन द टेम्परेचर यू आर वर्किंग। एक सिंपल सी बात है, हर इंडस्ट्री अलग अलग टेम्परेचर पे काम कर सकती है, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो रख नहीं सकते, लेकिन I can put that temperature, flash point and fire point higher than my application temperature. See for example, मैं 70 डिग्री पे काम कर रहा हूँ, तो मैं 90 डिग्री फ्लैश एंड फायर पॉइंट 90 या अबाउ रखूंगा। उसके लिए मुझे 200 डिग्री रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो महंगा भी होगा, राइट? जितना फ्लैश और फायर पॉइंट हाई लोगे वो महंगा भी होगा। लेकिन अगर आप
170 डिग्री पे काम कर रहे हो तो आपको 200 वाला रखना पड़ेगा, चाहे वो है महंगा पड़े। क्यों? क्योंकि आपको 170 डिग्री आपकी वर्किंग रेंज है, तो आपको उससे 15-20 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर वाला फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट वाला ल्यूब्रिकेंट लेना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें कोई इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है समझना। सिंपल सी बात है, जहां पर मेरी आग नहीं लगे उस मतलब उससे ज्यादा रखना पड़ेगा। सो देर इज नो पर्टिकुलर यू नो क्राइटेरिया टू सिलेक्ट। क्राइटेरिया इतना ही है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है क्राइटेरिया की। पर्टिकुलर क्राइटेरिया इज दैट ओनली दैट यू वॉट एवर द टेम्परेचर यू आर वर्किंग 15 to 20 डिग्री सेल्सियस हायर वाला ले लो आप। मैं 170 पे काम कर रहा हूं, मैं 185-90 डिग्री वाला फ्लैश और फायर पॉइंट ले सकता हूं। एंड रिमेंबर, फ्लैश होने के बाद फायर लगती है। सो ध्यान ये भी रखना है कि फ्लैश पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन फायर पॉइंट, याद रहेगा, क्योंकि फ्लैश के बाद ही तो फायर लगेगी ना, फ्लैश के बाद ही तो फायर लगेगी। तो फ्लैश पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन द फायर पॉइंट, राइट? ध्यान रखिए इस चीज को प्रॉपरली। फ्लैश पॉइंट इज लेस देन फायर पॉइंट। क्लियर? एकदम समझ में आ गया फ्लैश और फायर पॉइंट? फ्लैश और फायर पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर सेफ्टी एस्पेक्ट्स। It is basically used for the safety aspects of your industry. फ्लैश एंड फायर पॉइंट एकदम समझ में आ गया, लिक्विड का एकदम क्लियर हो गया। कभी भी कोई भी लिक्विड जलने से पहले पहले फ्लैश देगा ही देगा, उसके बाद ही फायर लगेगा। फ्लैश इज योर वार्निंग अलार्म। वार्निंग है ये कि फ्लैश हो रही है, तो अब मतलब कि मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग लगाएगा अभी थोड़ी देर में। और जनरली फ्लैश और फायर पॉइंट के बीच टेम्परेचर का जो फासला होता है वो 5-10 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। और उससे भी एक स्टेप आगे, फ्लैश पॉइंट आ गया और फायर पॉइंट आने में ऐसे इट डजंट टेक टाइम इन आवर्स, इट टेक्स टाइम इन सेकेंड्स या मिनट्स ओनली। सेकेंड्स या मिनट्स में आ जाता है। तो जैसे ही अगर आपको कहीं भी फ्लैशेस दिखाई दे रही है, इमीडिएटली वो हीटिंग स्टॉप करो, नहीं तो वो कुछ सेकंड्स में आग लगाएगा, राइट? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। एकदम क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन है कि नहीं? फायर एंड फ्लैश पॉइंट एकदम समझ में आ गया? परफेक्ट, ओके। क्लाउड एंड पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल सा है। जैसे अच्छा ये जो है क्या फ्लैश और फायर पॉइंट, ये क्या दिखाता है पता है आपको? और एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हायर वर्किंग टेम्परेचर रेंज ऑफ एन ऑयल। मतलब क्या? ये आपको ये बता रहा है, जैसे मेरे पास कोई एक अननोन ऑयल है, अब मुझे कोई एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, मुझे तो नहीं पता इसका फ्लैश और फायर पॉइंट कितना है। मेरी एप्लीकेशन 50 डिग्री की है, तो मैं ब्लाइंडली तो यूज नहीं कर सकता इसको कि चलो डाल देते हैं देखते हैं बाद में, पूरी जला देगा, आग लग गए तो मैं क्या करूंगा? इसका फ्लैश और फायर पॉइंट निकालूंगा, राइट? फ्लैश और फायर पॉइंट मेरा आ गया 70 and 75 degree. My application is what? 50 degree. I can very easily use it. I can very easily use it. क्यों? क्योंकि मुझे हायर वर्किंग टेम्परेचर रेंज इसकी मिल गई ना, कि ये 70 और 75 डिग्री पे काम कर सकता है। 70 डिग्री, डोंट गो फॉर 75 डिग्री। फ्लैश आता है वही आपका अलार्म है, बाउंड्री आ गई आपकी, तो आप 65-60 डिग्री तक तो आराम से काम कर सकते हो, और मैं काम कर रहा हूँ 50 डिग्री पे। आई कैन वेरी इजीली यूज इट, आई कैन वेरी इजीली यूज इट। तो
फ्लैश एंड फायर पॉइंट आपको एक वो ऑयल का हायर वर्किंग टेम्परेचर रेंज बता रहा है। द सेम ऑयल आई कैन नॉट यूज फॉर 90 डिग्री एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि मेरा हाईएस्ट रेंज जो है 70 पे तो फ्लैश आना शुरू हो जाता है। मेरे पास जो अननोन ऑयल है तो मैं वो 90 डिग्री पे नहीं कर सकता, लेकिन 50 डिग्री पे बेस्ट आई कैन यूज, एट इट्स बेस्ट आई कैन यूज। समझ में आ रहा है? सो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द हायर वर्किंग रेंज ऑफ एन ऑयल, कि इतना ऑयल हायर वर्किंग रेंज पे काम कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है बस। राइट? चलिए, तो हायर आ सर गया तो अब यस सर ये फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट ये दोनों कैलोरीफिक वैल्यू को का आइडिया भी देने के लिए हेल्प हो सकता है ना? कर सकते हैं। देखो, ये फ्लैश और फायर पॉइंट कैलोरीफिक वैल्यू तो ठीक है, लेकिन आपको वॉलेटाइल मैटर कंटेंट के लिए काम में आ सकता है, क्योंकि जिसका फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट लो होगा उसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा होगा। याद रखिए, समझ में आ रहा है? उसका वॉलेटाइल नेचर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ रहा है। देखो, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल फटाक से आग पकड़ता है, डीजल नहीं पकड़ता है, क्योंकि डीजल की डेंसिटी विस्कोसिटी ज्यादा होती है पेट्रोल से। पेट्रोल ज्यादा वॉलेटाइल होता है। राइट? तो वॉलेटाइल मैटर कंटेंट के लिए हो सकता है, बट अभी ल्यूब्रिकेंट के लिए हम उसको नहीं जाते हैं, उसमें घुसते नहीं है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको ऐसे याद रखो, फ्लैश और फायर पॉइंट। या डेफिनेटली फ्यूल का भी, पेट्रोल का भी फ्लैश और फायर पॉइंट डेफिनेटली निकालना पड़ता है, डीजल का निकालना पड़ता है, केरोसिन का निकालना पड़ता है। राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप कनेक्ट जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, लेकिन फिर उसको मिक्स मत कर देना। इट्स गुड टू यू नो कनेक्ट द थिंग्स और आइडियाज और द कंसेप्ट विद अदर चैप्टर्स। इट्स वेरी गुड, यू शुड एटलीस्ट, बट जस्ट उसको कंफ्यूज मत हो जाना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि ओके फ्यूल फ्यूल का भी आपको ये सारी चीजें निकालनी पड़ती है। राइट? क्योंकि फ्यूल जो है वो भी तो एक टाइप का ल्यूब्रिकेंट है। डीजल को हम ल्यूब्रिकेंट में भी यूज करते हैं। राइट? इट्स ओके, ऑल द lubricants आर फ्यूल्स वन टाइप ऑफ, क्योंकि वो जल सकते हैं सारे के सारे। राइट? ओके, तो वी हैव कैलकुलेटेड हायर वर्किंग टेम्परेचर रेंज। तो सर अब लोअर वर्किंग टेम्परेचर रेंज का क्या? कोई बच्चा अभी मुझे पूछ रहा था कि सर लो टेम्परेचर पे क्या? उसके लिए होता है क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट। मतलब ये है कि लो वर्किंग टेम्परेचर रेंज पर आपको कौन सा ऑयल काम में आएगा। तो बहुत सिंपल सा है कि आपका लो टेम्परेचर वर्किंग है अगर, देन यू हैव टू कैलकुलेट द क्लाउड एंड पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट में क्या होता है? तो बेसिकली क्लाउड पॉइंट नाम से समझ में आना चाहिए, क्लाउडीनेस। देखो, बर्फ पानी में से बनता है। राइट? बहुत सिंपल सा एग्जांपल से मैं बताता हूँ। बर्फ पानी में से बनता है। राइट? लेकिन व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रीजिंग दैट वाटर, क्या आपको लगता है कि 1 मिनट में बर्फ बन जम जाएगा? नहीं, नो। तो क्या होता है? कभी आपने चेंजेस को ऑब्जर्व किया है? इफ यू हैव ऑब्जर्व द चेंजेस, होता ये है कि पानी में से धीरे धीरे बर्फ में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसमें हेजीनेस, क्लाउडीनेस आता है। राइट? क्लाउडीनेस आता है, और वो क्लाउडीनेस जो है वो धीरे धीरे फिर सॉलिडिफाई हो जाता है और बर्फ बन जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं और एक देता हूँ इजी वे समझने में। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन कोकोनट ऑयल, जो हम सर पे हेयर ऑयल में डालते हैं। राइट? इन योर समर आपका कोकोनट ऑयल लिक्विड होता है। दूसरा उसका एग्जांपल है घी। समर में घी लिक्विड होता है, लेकिन ठंड में क्या होता है? जम जाता है कि नहीं? तो आप ट्राई करके देखना कि थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को गर्म कर लेना, लिक्विड बना देना। घी ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, कोई भी ले लो। राइट? थोड़ा सा लिक्विड को गर्म कर लेना और उसको लिक्विड बना देना, और उसको फिर रूम टेम्परेचर पे रख दो। अभी तो ठंड है, बढ़िया सी अच्छी सी ठंड चल रही है। धीरे धीरे और उसको फिर ऑब्जर्व करना शुरू करो। वो ठंडा होता जाएगा ना, तो उसमें हेजीनेस मतलब वाइटीनेस, क्लाउडीनेस आती जाएगी। ऐसे बादल बादल जैसा आएगा धीरे धीरे धीरे। अल्टीमेटली घी जो है या आपका जो कोकोनट ऑयल है ना, वो कैसा हो जाएगा? पूरा फ्रीज हो जाएगा और व्हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो पॉइंट
जब आपको सबसे पहले क्लाउडीनेस दिखता है, मतलब कि उसका शुरुआत हो चुका है क्या, फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग का शुरू, पूरा तुरंत नहीं जमेगा, इट वोंट गेट फ्रोजन इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स, नो, वो धीरे धीरे करेगा। वो टेम्परेचर आपका क्लाउड पॉइंट है। जब आपका पहले टेम्परेचर आता है, जब आपको क्लाउडीनेस दिखता है, वो टेम्परेचर आपका क्लाउड पॉइंट है, राइट, वो टेम्परेचर आपका क्लाउड पॉइंट है। तो ये डेफिनेटली यूनिट क्या हो गया, उसका टेम्परेचर यूनिट हो जाएगा कि नहीं, इट विल बी टेम्परेचर यूनिट। व्हेन एन ऑयल इज कूल्ड स्लोली, ठंडा कर रहे धीरे धीरे, टेम्परेचर एट विच बिकम्स क्लाउडी और हेजी, थोड़ा सा शुरू हो रहा है, आपको लगता है कि हाँ अब मेरा ये ऑयल जमना शुरू हुआ है, पूरा जम नहीं रहा है, अगर आप उंगली डालोगे तो उसमें लिक्विड होगा, लेकिन थोड़ा सा क्लाउडी दिखेगा, उसको बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। और अब मैंने क्या किया, उसको बर्फ में रख दिया, पूरा फ्रीज कर दिया, पूरा जमा दिया। अब मैंने उसको निकाल दिया, अब रूम टेम्परेचर पे ले आया। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो आपका मैंने अभी उसको पूरा फ्रीज कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने फ्रीज कर दिया। चलो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, इसको समझ में आएगा। एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने और उसको फ्रीज कर दिया, यहां तक पूरा, ये पूरा फ्रीज कर दिया, और उसमें मैंने एक थर्मोमीटर डाल दिया। दिस इज योर थर्मोमीटर, राइट, थर्मोमीटर डाल दिया। अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया। वी नो दैट द ऑयल इज फ्रोजन, but it will come at one temperature where it will start getting liquid, थोड़ा सा ड्रॉप दिखेगा ऐसे लिक्विड बना हुआ। that temperature at which oil ceases to flow or pour, मतलब वो लिक्विड है तो पोर करना मतलब डालना, रेडवू કહેવાય गुजराती में रेडवू કહેવાય, मतलब वो पिघल रहा है, right, the temperature at which it will start getting poured, का मतलब वो पिघल रहा है, इसलिए हम उसको डाल सकते हैं दूसरे में, that is known as a pour point। क्वेश्चन एक आता है आपके दिमाग में, आना चाहिए कि इसको फिर हम मेल्ट ही तो कर रहे हैं, एक मेल्ट करके जो मेल्ट हो रहा है वही टेम्परेचर ले रहे हैं, तो मेल्ट कर रहे हैं अगर हम, तो हम उसको मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं बोलते, पोर पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन सर दिमाग में आ रहा है? यस, सर बट यहाँ पे तो लिखा है कि वो ऑयल सीजेस टू फ्लो और पोर, मतलब ऑयल फ्लो करना स्टॉप करता है ना। एक्चुअली देखो, इसका जो है ना प्रैक्टिकल, मतलब इसका जो ये कंसेप्ट है ना, वो आपका वो प्रैक्टिकल हो गया क्या एनिलिन पॉइंट हुआ? नहीं सर, हो गया ना? नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा, जब आप एनिलिन पॉइंट करोगे तो पता चलेगा। सेम वे, जैसे दो लिक्विड्स को मिक्स करना हम नहीं देख सकते हैं, मतलब उसको सेपरेट होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन मिक्स करना हमको नहीं पता है, नहीं पकड़ नहीं सकते उसको मिक्स करना, वी कैन नॉट जज। सेम वे इसमें वो फ्रीज एकदम से हो जाएगा, वो आप जज नहीं कर पाओगे। जब आप प्रैक्टिकल करोगे एनिलिन पॉइंट तो समझ में आएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि कोई चीज को आप फ्रीज कर रहे हो ना, तो आपको ये दिखेगा कि यस अब ये स्टार्ट हुआ, लेकिन कब वो पूरा फ्रीज हो जाएगा वो आप जज नहीं कर पाओगे। तो क्या, सिंपल सी बात, उसको लिक्विड करना शुरू करो। जो टेम्परेचर पे वो लिक्विड हो जाएगा, उससे 0.1 0.2 डिग्री टेम्परेचर पे वो सॉलिड हो जाएगा, बस वही चीज यहाँ पर भी कंसेप्ट लागू होता है। हम फ्रीजिंग पॉइंट नहीं देख सकते तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, राइट। डेफिनेशन उसका इसी तरह से आएगा, एनिलिन पॉइंट का भी ऐसे ही डेफिनेशन है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब मैं पढ़ाऊंगा, जो भी है या जो भी आपकी फैकल्टी है वो पढ़ाएगी, आपको समझ में आएगा। क्लियर? सो बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है, इसमें कुछ
इतना टेंशन वाला कंसेप्ट नहीं है। हम फ्रीज होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए पोर होते हुए देख सकते हैं। अल्टीमेटली जो पॉइंट पे फ्रीज होगा उससे 0.1 0.2 पे वो मेल्ट होगा कि नहीं, बस वही चीज यहाँ पर है। सो जो पॉइंट पे वो पोर होना शुरू होगा वही आपका पोर पॉइंट होगा या फ्रीज हो जाएगा, उससे 0.1 0.2 ऊपर का पॉइंट जो आपका पोर पॉइंट होगा। एक चीज दिमाग में रखो, मैं जो आई वॉज टॉकिंग देख, अगर हम वही चीज देख रहे हैं कि पोर कब होगा या सीज कब होगा, मतलब फ्लो होना कब बंद हो जाएगा, मतलब पोर होना कब बंद हो जाएगा, वो पकड़ोगे तो 0.1 बढ़ाओगे तो वो पोर होना शुरू हो जाएगा, बस इतनी चीज है। यहां पर एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर अगर वही चीज है तो हम इसको मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं बोलते हैं? जब मेल्ट होगा तभी तो पोर होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं बोलते? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में रखिए, मेल्टिंग पॉइंट, याद रखो इस चीज को, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सब्सटेंस का होता है। फॉर प्योर सब्सटेंसेस होता है ये हमेशा। तो हमको पता है कि हमारे ऑयल्स और जो भी ल्यूब्रिकेंट्स है, दे आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस, दे आर द मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन के जो मिक्सचर्स होते हैं उसके लिए क्लाउड और पोर पॉइंट या ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं। देखो पानी का या तो जो भी आपका लिक्विड है, कोई भी बेंजीन या टोलुइन जो प्योर कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सब यूज करते हैं, लेकिन कभी भी पेट्रोल का मेल्टिंग पॉइंट यूज नहीं करते हम लोग, डीजल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यूज नहीं करते, उसका क्लाउड पॉइंट यूज करते हैं, पोर पॉइंट यूज करते हैं, फ्लैश पॉइंट यूज करते हैं, फायर पॉइंट यूज करते हैं, राइट? इन जनरल, इन लेमेन्स वर्ड वी कैन यूज के पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट इतना है या डीजल का इतना है, दैट इज ओके। बट टेक्निकल टर्म्स, हम जैसे पेट्रोल है तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, समझ में आ रहा है? मुझे भी पता है कि बॉइल जब होगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन मैं बोलूंगा भाई ये पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट कितना है। अब फ्लैश पॉइंट का मतलब मुझे समझ में आ गया, फ्लैश पॉइंट का मतलब मुझे समझ में आ गया कि जब इसकी वेपर्स बनेगी तभी वो फ्लैशेस देगा और तभी वो आग लगाएगा, लेकिन मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो वर्ड्स हैं ये प्योर सब्सटेंस के लिए ही यूज किए जाते हैं। बाकी तो बिकॉज आपको पता नहीं है, पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है एक कंपनी के बीच में थोड़ा डिफरेंस आता है, डीजल में भी डिफरेंट क्वालिटीज आती है। देखो एक कंपनी का अलग कलर का भी होता है, दूसरी कंपनी का अलग कलर का होता है, क्योंकि दे आर एडिंग डिफरेंट एडिटिव्स एंड बिकॉज ऑफ दैट एडिटिव्स उसके फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं हो सकता है, प्योर सब्सटेंस का तो सेम ही होना चाहिए। दिस इज द रीजन नॉट यूजिंग द टर्म boiling point, melting point and freezing point for the pure substances। एकदम क्लियर समझ में आ गया आपको कि नहीं? Sir, can you say the previous? क्या फ्लैश एंड फायर पॉइंट? यस सर। Yes, हो गया? ये आपको मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, ये पूरा प्रेजेंटेशन। अच्छा ये प्रेजेंटेशन जो आपका ब्लॉग पे अपलोडेड प्रेजेंटेशन है उसी में से ही मैंने लिया हुआ है, कुछ कट्स लेके, राइट? ब्लॉग पे भी पूरा प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं जो ये लिख रहा हूँ ना वो ब्लॉग पे जो है वो नहीं है, वो प्रिंट प्योरली टाइप एंड वो है। तो अगर आप ये प्रेजेंटेशन या ये लेक्चर देखोगे तो एकदम इजी समझ में आएगा, राइट? ओके एक मिनट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, हाँ क्लाउड एंड पोर जितना भी आपका कम होगा, गुड ल्यूब्रिकेंट्स के लिए सबसे कम होना चाहिए, नहीं तो समझ लो किसी का क्लाउड पॉइंट 25 डिग्री है और उसका और फ्रीज करते जाओ और पोर पॉइंट जो है वो 18 डिग्री है, इज इट अ गुड ल्यूब्रिकेंट? नो,
क्योंकि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 20-25 डिग्री में भी वो काम नहीं करेगा, वो जम जाएगा। तो जनरली क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट नेगेटिव में होने चाहिए, क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट नेगेटिव में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका 5-10 डिग्री पे ल्यूब्रिकेंट जम गया, से फॉर एग्जांपल मैंने बाइक में ऑयल डलवा दिया समर में मैंने ऑयल डलवा दिया, राइट, और फिर विंटर आया, सुबह में तो मेरा पूरा अंदर ऑयल जम गया, पूरा बाइक चालू ही नहीं होगा मेरा, राइट। सो at low temperature also your lubricant should be in a liquid state. That is important. लिक्विड स्टेट में होना चाहिए वो। इसका मतलब कि उसका क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट होना चाहिए, वो जमना नहीं चाहिए, वो फ्रीज नहीं होना चाहिए, वो उसमें क्लाउडीनेस नहीं आनी चाहिए, राइट। दूसरा इसका एक यूज ये भी है क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट का, कि ये लोग क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी भी पता चलती है, टू चेक द वैक्स कंटेंट इन ऑयल। Cloud point and pour point can be used. मतलब क्या हुआ, क्या करते हैं ये लोग, जो आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है ना, उसमें एक वैक्स बहुत सस्ता मिलता है, वो क्या करता है, वैक्स डाल देते हैं अंदर, उतने ग्राम ऑयल निकाल के उतने ग्राम वैक्स डाल देते हैं। वैक्स से क्या होगा, वैक्स तो ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन है, वैक्स ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन है, और वो ऑयल आपने अपने व्हीकल में डलवा दिया। अब जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो क्या होगा, कैन यू इमेजिन, वैक्स जम जाएगा। वैक्स जम, पॉइंट वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। यस, वैक्स जम जाएगा आपका, तो अंदर पूरा जो ऑयल है ना आपके व्हीकल में, वो पूरा जम जाएगा, खत्म बात, व्हीकल गया आपका, पूरा खुलवाना पड़ेगा इंजन, राइट। सो जैसे मैं ऑयल लेके आया बाहर से, तो उसका मैं क्लाउड और पोर पॉइंट निकाला, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर डाउन कर रहा हूं धीरे धीरे, और अगर 35 डिग्री पे हेजीनेस आ रहा है, तो समझ लो पक्का 35-40 डिग्री पे अगर आपका क्लाउड पॉइंट आ रहा है, क्लाउडीनेस दिख रहा है, पक्का समझ लो, डैम श्योर कि आपके ऑयल में वैक्स मिलाया हुआ है। वो अगर आपने अपने व्हीकल में डाला, आपका बैंड बच जाएगा व्हीकल का, राइट। टू चेक द वैक्स कंटेंट इट कैन बी यूज्ड, वैक्स कंटेंट यूज करना है। देखो ये मैकेनिकल वालों को ये बहुत काम में आने वाली है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, सबको काम में आएगी, लेकिन मैकेनिकल वालों को तो इससे डील करना है आगे जाके, आगे के सेमिस्टर्स में, राइट, ऑटोमोबाइल्स में, क्लियर। चलिए, अब एनिलिंग पॉइंट ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू इन अवर प्रैक्टिकल सेशन, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं। और स्टीम इमल्शन नंबर भी मैंने प्रैक्टिकल में बताया था कि स्टीम इमल्शन नंबर क्या है, तो वो भी आपको आपकी फैकल्टी बताएगी इसमें। अब कुछ देखो, आई थिंक एनिलिन पॉइंट एंड ड्रॉप एसईएन का डिफरेंस जो है वो इसमें दिया हुआ है। प्रैक्टिकल में भी आपको एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिलिन पॉइंट एंड दिस, क्या, स्टीम इमल्शन पॉइंट, राइट। स्टीम इमल्शन नंबर और एनिलिन पॉइंट दोनों साथ में ही समझ सकते हो आप, तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको फैकल्टी बताएगी, राइट। सेपोनिफिकेशन, ड्रॉप पॉइंट एंड पेनिट्रेशन इंडेक्स आल्सो वी विल गो फॉर द प्रैक्टिकल। तो अभी बचा है ड्रॉप पॉइंट और सेपोनिफिकेशन वैल्यू।